A very good evening to all of you. My name is Akash Shourie from Focus Academy. तो चलिए आज हम कोर्स स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम से आई नो कि ये हमारा यूट्यूब चैनल थोड़ा डॉर्मेंट था, तो आज से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है फॉर लोअर पीसेस के लिए। तो लोअर पीसेस में हम जो पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हुई थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक आता है वो आता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन। अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में यूरोपियन का आगमन कैसा हुआ। ठीक है, तो जैसे कि आप पढ़ ही रहे होंगे तो थोड़ी सी आपने तैयारी करी होगी। तो आपको अगर मैं बोलूं कि सबसे पहले जो इंडिया में आए थे यूरोपियन, तो सबसे पहले कौन आए थे, ये एक पैटर्न में लिखने वाला हूँ, PDDEF। ठीक है, अभी थोड़ा सा राइटिंग के लिए मुझे थोड़ा सा माफ़ करना, क्योंकि अभी मेरा इसमें पेन में हाथ थोड़ा फिट नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, यूज टू हो जाएंगे जब ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैंने आपके आगे एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है, PDDEF, तो हम देखें तो सबसे पहले इंडिया में जो आए थे वो आए थे पोर्चुगीज पावर इंडिया में आई थी। ठीक है, फिर आए थे डच। कौन आए थे, डच। ठीक है, डच। ठीक है, फिर आए थे डेन्स जिसको हम डैनिश भी बोलते हैं। ठीक है, डेन्स। फिर सेकंड लास्ट में आए थे इंग्लिश। ठीक है, और लास्ट में आए थे फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच। ओके, तो पोर्चुगीज आपको पता है बेटा, पोर्चुगल से आए थे, सारी यूरोपियन पावर थी ये पोर्चुगल से। ठीक है, डच आपके नीदरलैंड से आए थे, नीदरलैंड। ओके, नीदरलैंड का एक और नाम है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ अभी, हॉलैंड। ठीक है, ये क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, जो क्रिकेट देखते होंगे उनको पता ही होगा। और अगर हम डेन्स देखें, डेन्स कहाँ से है, डेनमार्क। लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं डेन्स एंड डच में, तो ये डेनमार्क के होते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम फ्रेंच देखें, आप सभी को पता है फ्रांस, और लास्ट में इंग्लिश देखें तो क्या होगा, इंग्लैंड। ठीक है, अब ये इंडिया में आए और इंडिया में आ रहे हैं, तो सबसे पहले जब इंडिया में आए तो ये 1498 में इंडिया में आना स्टार्ट हुआ, और ये चलते गए ऐसे 1600 तक चलते ही रहे। ठीक है, आते रहे। अब ये इंडिया में आए तो सभी इंडिया में क्यों आ रहे थे, ऐसा क्या था इंडिया में कि ये सब के सब इंडिया में आ रहे थे। ठीक है, अगर हम आज के टाइम में देखें तो रिवर्स कल्चर हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमें यूरोप जाने का मौका मिले, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैं एक नया वो खोल लेता हूँ। अगर हम देखें कि अब रिवर्स चलता है कि अगर हमें मौका मिले यूरोप जाने का तो हम यूरोप के लिए जाएंगे। क्यों जाएंगे यूरोप में, क्योंकि यूरोप में ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, वहाँ का अगर पर कैपिटल इनकम ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा कमाई है वहाँ पे। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड भी इंडिया से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम क्या था, बेसिकली अगर हम इंडिया का मैप में, अगर मैं इंडिया को देखूँ तो ये इंडिया में क्यों आ रहे थे। ठीक है, अब उस टाइम दो सिचुएशन होती थी बेटा। पहला रीज़न तो ये है कि इंडिया का अगर हम जोग्राफिकल एक्सटेंट देखें, फ्रीकल एक्सटेंट देखें, एक्सटेंट कि कितना फैलाव है, तो अगर हम नॉर्थ से देखें, नॉर्थ में क्या है, कश्मीर इंडिया में। तो उस टाइम तो पाकिस्तान भी इंडिया में था, लेकिन आज के टाइम में देख ले तो कश्मीर। और अगर हम सबसे नीचे चले जाए तो आप देखेंगे नीचे कहीं ना कहीं, ठीक है, तो ये तमिलनाडु आ जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान आएगा। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाएगी। तो बहुत ही वास्ट जोग्राफिकल एक्सटेंट इंडिया का। ठीक है, अब इससे उन्हें क्या फ़ायदा, आप ये देखिए, जितना ज़्यादा वास्ट जोग्राफिकल एक्सटेंट होगा उतना अच्छा क्लाइमेट यहाँ पे होगा, मतलब बहुत बड़ा क्लाइमेट होगा, और उतनी अच्छी यहाँ पे फसल होगी, फसल या फिर हम बोल सकते हैं वेजिटेशन होगी। ठीक है, वेजिटेशन होगी। तो इंडिया में उस टाइम बहुत अलग अलग क्रॉप्स होती थी। जैसे इंडिया का उस टाइम अगर हम बोले तो कॉटन बहुत फेमस था, टोबैको बहुत फेमस था इंडिया में। ठीक है, अगर हम देखें तो अगर ऊपर देखें तो एप्पल्स बहुत फेमस थे। ठीक है, कश्मीर की साइड में। अगर नीचे चले जाए तो आपको पता है कोकोनट बहुत फेमस है केरल में। ठीक है, इसके साथ अगर हम ये भी देखें और ठीक है, तो अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में ज़्यादातर क्लाइमेट कैसा होता है, ठंडा क्लाइमेट होता है। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्लाइमेट इंडिया में पाया जाता है, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, मेनली विंटर्स रहती है। अब विंटर्स रहने का डीमेरिट वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ज़्यादातर कैसे, मतलब ज़्यादातर जो विंटर्स वाले क्रॉप है वही हो पाते, समर्स वाले क्रॉप नहीं होते। ठीक है, तो एक तो अट्रैक्शन था उनका, सबसे पहला यही था कि इंडिया में वेजिटेशन बहुत रिच थी। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है,
ठीक है। एक तो इंडिया में वेजिटेशन बहुत अच्छी थी। अगर सेकंड पॉइंट देखा जाए तो सेकंड पॉइंट में मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ ये, ठीक है। तो आप ये मैप देखिए, ठीक है। ये एक मैंने मैप ले रखा है, ये मैप है, अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं रोम है, रोमन अम्पायर, ये इटली है, और इसमें मेन जो है ना ये एशिया माइनर लिखा है, ठीक है। ये मैसेडोनिया और ये कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, ये और ये ग्रीस, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला पार्ट बहुत ही फेमस था। मॉडर्न डे में इसे टर्की बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्की। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर टर्की को देखेंगे तो टर्की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर यूरोप और एशिया को जोड़ा जाए, ठीक है। एक तरीके से टर्की के इस्तांबुल को आज भी हम क्या बोलते हैं? गेटवे टू एशिया, ठीक है। गेटवे टू वेस्टर्न या गेटवे टू एशिया, ठीक है। वेस्ट, अगर हम वेस्ट में जाए तो गेटवे टू वेस्ट या गेटवे टू एशिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो टर्की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो आप, अगर मैं बात करूं 500 बीसी की, ठीक है, 500 बीसी की, तो इस टर्की पे पहले किसका कब्जा होता था? ठीक है, 500 बीसी पे इस टर्की पे पहले कब्जा होता था रोमन अंपायर का, रोमन अंपायर का, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट, हाँ, 500 बीसी में यहाँ पे था रोमन अंपायर का कब्जा। रोमन अंपायर मतलब क्रिश्चियंस लोग यहाँ रहा करते थे। लेकिन क्या हुआ, इसके साथ एक और धर्म का इवोल्यूशन हुआ, इस्लाम धर्म का भी, ठीक है। स्टार्टिंग में जब इस्लाम की, मतलब इस्लाम का जो जन्म हुआ, इस्लाम का जन्म आप सभी को पता है कहाँ पे हुआ था? मक्का एंड मदीना में, मतलब सऊदी अरेबिया में, मक्का एंड मदीना में। जब तक ये मक्का मदीना में था, तो जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। मक्का एंड मदीना में जब तक था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। लेकिन क्या हुआ, इस्लाम का एक बहुत ही ह्यूज अंपायर आया। जैसे इंडिया में अगर हम माने तो बहुत ह्यूज अंपायर कौन सा था? मुगल अंपायर। तो वैसे ही वहाँ पे एक अंपायर आया जिसका नाम था ओटोमन अंपायर। और ओटोमन अंपायर ने रोमन फोर्सेस को हरा दिया, और रोमन फोर्सेस ने पहले टर्की पे कब्जा किया था। लेकिन अब ओटोमन अंपायर ने जैसे ही इनको हरा दिया तो यहाँ पे रोम में कब्जा किसका हो गया? टर्की में कब्जा किसका हो गया? ओटोमन अंपायर का। अब टर्की में जब ओटोमन अंपायर का कब्जा हुआ तो टर्की एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी जहां से एशिया और यूरोप को जोड़ा जाता था। अब क्या हुआ, वहां पे इस्लाम आ गया। मतलब टर्की में कौन आ गया? इस्लाम, ठीक है। इस्लाम जैसे ही टर्की में आया तो अब मेनली यहाँ पे इस्लाम का कब्जा हो गया टर्की पे, ठीक है। तो आप देखिए इस्लाम का कब्जा होने से क्या हुआ, आप देखेंगे यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी, ठीक है, मेडिटेरियन सी है। और मेडिटेरियन सी में अब किसका कब्जा हो जाएगा? ओटोमन अंपायर, मतलब इस्लाम का, ठीक है। अब आपको पता है जब दो चीजें एक साथ इवॉल्व होती है, ठीक है, दो चीजें एक साथ इवॉल्व होती है, क्या हुई यहाँ पे दो चीजें इवॉल्व? आपको पता है इस्लाम भी नियर अबाउट उसी टाइम बना और क्रिश्चियनिटी भी उसी टाइम बनी, ठीक है। अब दोनों का काम क्या है? जब भी कोई नया धर्म बनता है तो सबसे पहला क्या होता है? इनका काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाया जाए, ठीक है। तो इस्लाम भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था और क्रिश्चियनिटी भी अपनी जड़ें मजबूत करी थी। तो इसी की होड़ फेर में इंडिया में इस्लाम वाले लोग भी आए और क्रिश्चियनिटी वाले लोग भी आए, ठीक है। अब आप देखिए, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर इस मैप को देखा जाए यहाँ पे, यहाँ से देखिए, तो आप ये मैप देखिए तो यहाँ पे कई, ये सारा यूरोप है, ठीक है। एंड दिस इज टर्की। अब टर्की में किसका कब्जा हो गया? अब टर्की में हो गया ओटोमन एम्पायर का कब्जा, ठीक है। तो पहले के लोग जो यूरोप से आते थे तो वो सीधा इस लैंड रूट से इंडिया में आ पाते थे, इस वाले लैंड रूट से, ठीक है। और ये यूरोप से लोग आ रहे तो जनरली कौन से लोग होंगे? क्रिश्चियंस लोग होंगे। लेकिन अब क्या हुआ, जब वो इंडिया में आते थे तो इंडिया में एक तो वो ट्रेड करा करते थे और दूसरी बात क्या करते थे? अपने धर्म को स्प्रेड किया करते थे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जो इनका बॉटल नेक है, यहाँ पे किसका कब्जा हो गया? यहाँ पे कब्जा हो गया ओटोमन एम्पायर, मतलब इस्लाम पावर का। तो अब इस्लाम पावर का जब कब्जा हो गया तो ये इंडिया में तो इस वाले रूट से आ नहीं सकते, ठीक है। तो अब नए नए रूट की तलाश हुई। तो सबसे पहला रूट ये वाला माना गया। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ब्लू ले लेते हैं,
ठीक है। तो आप देखिए अब एक नया वाला रूट माना गया ये वाला। अगर आप ये वाला रूट देखेंगे, ऊपर जो ब्लू लाइन से मैंने रूट लिया है यहाँ से इंडिया में आना, ये रूट इम्पॉसिबल है, आज भी इम्पॉसिबल है। और उस टाइम तो अगर मैं बोलूँ आज से 1000 साल पहले तो बहुत ही इम्पॉसिबल था। क्यों इम्पॉसिबल था? आप ये देखिए, ये रशिया पड़ता है और रशिया बहुत ही ठंडा इलाका है, ठीक है। रशिया या नॉर्डिक कंट्रीज बहुत ही ठंडा इलाका है। यहाँ से उस टाइम भाई घोड़े और खच्चरों में आना नामुमकिन सा टास्क था। तो बस अब ये होड़ हुई कि इंडिया में आना, लेकिन दूसरे रूट से आना है। अब क्या हो रहा था, जब ये इंडिया से, मान लीजिए जब ये लोग आ रहे थे इंडिया में, ठीक है, यूरोपियंस, तो इंडिया में कहाँ से आते? टर्की के रूट से आ रहे थे। अब टर्की में ओटोमन एम्पायर है। अब सपोज करो अब ये बिजनेस करने भी आ रहे थे, तो पहले तो क्या होता था, बीच में ओटोमन एम्पायर होता नहीं था तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब इसके साथ क्या हुआ, मिडिल मैन आ गया, कौन? ओटोमन एम्पायर, और इनको टैक्स भी देना पड़ा, और एक ह्यूज टैक्स देना पड़ता था। सपोज करिए अगर वो यहाँ से इंडिया से 100 रुपये कमा के जा रहे हैं तो कम से कम इनको 50% इनको ही टैक्स देना पड़ेगा। और जब वो यूरोप में पहुंचते थे तो खाली इन पे 50 रुपीज़ बचते थे। ऐसा मान के चलिए कि एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है। तो एक ह्यूज बहुत ज़्यादा लॉस भी हो रहा था। तो इस रास्ते के लिए एक और ऑल्टरनेट रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे स्पेन है और पोर्चुगल है, ठीक है। स्पेन और पोर्चुगल की एक बहुत अच्छी चीज़ थी, स्पेन और पोर्चुगल का शिप बिल्डिंग बहुत अच्छा था। ये शिप्स बहुत अच्छे बनाया करते थे, ठीक है। तो इन्होंने शिप बिल्डिंग्स के लिए जब जैसे ये रेडी हुए तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले अगर हम बोले तो इंडिया की तरफ कौन आए, मैं कलर दोबारा से चेंज कर रहा हूँ, ब्लू पे चलेगा नहीं, ठीक है, तो येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, तो इंडिया की तरफ इस वाले रूट से, ठीक है, पोर्चुगल लोग आना स्टार्ट हुए, ठीक है, ठीक है, पोर्चुगल लोग आना स्टार्ट हुए। और ये पहुंचते पहुंचते कहाँ तक पहुंचे, इस वाला टिप पे। और ये टिप है अफ्रीका, अफ्रीका का, इसको बोलते हैं सॉरी केप ऑफ गुड होप, ठीक है, ठीक है, केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे, ठीक है। अब ये केप ऑफ गुड होप तक दोबारा वापस पोर्चुगल वापस चला गया, ठीक है। मतलब एक पोर्चुगल का एक नाविक आया और वो यहाँ तक पहुंचा और वो वापस चला गया। और जैसे ही वो यहाँ पे गया तो सारे बिजनेसमैन को उसने बता दिया कि मैंने इंडिया का आधा रास्ता तो ढूंढ लिया, आधा रूट। अब देखिए इंडिया का आधा रूट तो मैंने सी रूट ढूंढ लिया है कि अगर आधा रास्ता किसी को मेरे साथ चलना है तो चल सकता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ से एक बिजनेसमैन और आया अपने साथ 4 शिप्स लेके, कितने? 4 शिप्स लेके आया और यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब जब वो यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, उसका लक इतना अच्छा था, यहाँ पे ऑलरेडी एक इंडियन था, ठीक है, एक गुजराती ट्रेडर ऑलरेडी था जिसका नाम था अब्दुल माजिद। क्या नाम था? अब्दुल माजिद। ये क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है, अब्दुल माजिद जैसे यहाँ तक पहुंचा, अब्दुल माजिद ने क्या करा, इस वाले ट्रेडर की जो अपने साथ 4 शिप्स लाया था उसको बोला मुझे पैसे दो, मैं आपको इंडिया तक का रास्ता बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, जब ये गुजरात से यहाँ आया होगा तो उसको रास्ता पता ही होगा। तो इसके साथ अब ये वापस इंडिया गया और इंडिया में इस वाले पार्ट में पहुँच गया। अगर इस वाले पार्ट में बोले तो अब इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट हुआ। पहली बार इंडिया में कोई यूरोपियन आया, वो भी किससे? सी रूट से। यूरोपियंस इंडिया में पहले आ रखे थे और वो सारे किससे आते थे? लैंड रूट से। लेकिन अब किससे आया? सी रूट से पहली बार कौन आया? कोई यूरोपियन आया। और ये जो यूरोपियन आया सबसे पहले तो वो कहाँ पहुँचा बेटा? कैलिकट पे। कहाँ पहुंचा? कैलिकट पे। और इस यूरोपियन का क्या नाम था? वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। और ये पहुंचा 1498 में, ठीक है। और इसको अगर ऑल टुगेदर बोला जाए तो इसको 11th मंथ लग गए, 11 महीने लग गए पहुंचने में इंडिया में। और जब ये कैलिकट में पहुंचा, यहाँ पे ऑलरेडी एक हिंदू राजा था, हिंदू राजा, इसका भी नाम पूछा जाता है और इसका नाम था जमोरिन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब क्या हुआ बेटा? 1498 में पहली बार इंडिया में सी रूट से कौन आया? कोई यूरोपियन आया। और कौन यूरोपियन आया था बेटा पहली बार? जिसका नाम था वास्को डी गामा। अब ये वास्को डी गामा इंडिया में आया तो इंडिया में कौन था? हिंदू रूलर था। और ये आया कहाँ था बेटा? कैलीकट पे, ठीक है,
कैलिकट पे, और हिंदू रूलर था जिसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। और किसकी हेल्प से आया था वास्को डी गामा? अगर हम बोले तो अब्दुल माजिद की हेल्प से। ठीक है, अब ये इतिहास के लिए टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, ही वॉज फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया फ्रॉम सी रूट। ठीक है, तो ये इतिहास के लिए टर्निंग सा पॉइंट हो गया। ओके, तो अब क्या होगा जब ये इंडिया में आया? अब जब ये इंडिया में आया तो ऑलरेडी इंडिया में अरब्स तो थे, क्योंकि अरब्स के लिए तो रास्ता ऑन था ना। कौन सा वाला? टर्की वाला। टर्की वाले रास्ते से वो इंडिया में आते थे, और यहाँ पे सी रूट जो ये जो पोर्ट्स है, कैलिकट एक पोर्ट एरिया है। ठीक है, कैलिकट एक पोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कौन थे? अरब थे। अब अरब को पता चला, अरबियों को, कि ये कोई यूरोपियन आया है, अरेबियंस को ये पता चला कोई यूरोपियन आया। अब वो उसके दो काम है यूरोपियन के। क्या काम है? एक तो ट्रेड कर रहा है, और दूसरा काम क्या है? वो अपना 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 रिलीजन स्प्रेड कर रहा है, रिलीजन स्प्रेड कर रहा है। और जैसे ही वो रिलीजन स्प्रेड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रिलीजन जैसे ही स्प्रेड करेगा तो इसका मतलब वो इस्लाम धर्म के खिलाफ भी है ना। मतलब वो क्या कर रहा है? क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहा है। तो अरे जो यहाँ के अरब्स थे जो इंडिया में ऑलरेडी थे, वो वास्को डी गामा से लड़ाई करते हैं, और वास्को डी गामा को क्या करते हैं? भगाने में, मतलब भगाने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है? वास्को डी गामा जब इंडिया में आता है ना बेटा, तो इसको जमोरिन जो था ना, इसको दोनों हाथों से वेलकम करता है। मतलब बहुत खुशी मनाता है कि हम मेरा कोई यूरोपियन आया। अब खुशी इसलिए मनाता था, वो अच्छा बंदा नहीं था जमोरिन। जमोरिन बहुत ही लालची बंदा था। उसको ऐसा लगता था कि वास्को डी गामा यूरोपियन आएगा और मेरे लिए बहुत सारा सामान लाएगा, गिफ्ट्स लाया होगा, है ना, गिफ्ट लाया होगा, तो बड़ा बड़ा खुश होता है वो जमोरिन। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, वास्को डी गामा इसके लिए ज़्यादा गिफ्ट्स नहीं लाया था। अब ज़्यादा गिफ्ट नहीं लाया था तो जमोरिन भी इससे नाखुश था। तो जब अरब्स वास्को डी गामा पे हमला करते हैं इंडिया में, तो जमोरिन भी वास्को डी गामा की हेल्प नहीं करता। तो कहीं ना कहीं वास्को डी गामा वापस चल जाता है। ठीक है, और सी रूट से वापस कहाँ पहुंच जाता है बेटा? अपना देश। और इसका देश कौन सा होता है? पोर्चुगल। पोर्चुगल। और जब ये पोर्चुगल पहुंचता है और ये अपना एक, भाई वास्को डी गामा क्या था? एक बिजनेसमैन था, तो ये अपना प्रॉफिट देखता है। ये प्रॉफिट देखता है, अगर मैं सी रूट की जगह अगर मैं लैंड रूट से जाता, जब मुझे टैक्स भी देना पड़ता ऑटोमन एम्पायर को, तो मुझे उसके बावजूद अगर मैं सी रूट से गया हूँ तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ? तो बेटा इसको 60 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। 60% नहीं, 60 टाइम्स। 60% देखिए, मतलब अगर ₹1 है तो 60% कितना होगा? 1.6 रुपये कमा के लेगा। लेकिन 60 टाइम्स ₹1 तो ₹60 कमा के ले गया। तो देखिए इट्स अ ह्यूज प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट वो कमा के ले गया। और यही खबर वहाँ पे लीक होनी थी। कहाँ पे? यही खबर यूरोप में लीक होनी थी। ठीक है, कि यहाँ से अगर आप सी रूट से इंडिया में जाएंगे तो आपको एक ह्यूज प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे ही ये खबर लीक हुई यूरोप में कि इंडिया में सी रूट से जाना है, तो उसके बाद इंडिया में यूरोपियंस आते हैं और सी रूट से आते हैं। तभी जो मैंने बताया था इंडिया में होल्ड लग जाती है, सारे के सारे यूरोपियंस आते हैं। तो एक एक करके हम स्लाइड्स देखते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड्स क्या था? एडवेंट ऑफ यूरोपियन। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या होती है? इसमें भी कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ स्लाइड्स के अकॉर्डिंग। तो आई विल सेलेक्ट रेड कलर। ठीक है, तो रेड कलर से ज़्यादा दिखने लगेगा। तो सबसे पहले ये क्रिश्चियन डोम क्या है ये भी देख लीजिए। क्या होता है आपको पता है? क्रिश्चियनिटी का अगर हेड देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी का हेड कौन होता है? पोप, है ना। जैसे अगर हम हिंदुज्म में हेड देखें, हिंदुज्म के धार्मिक गुरु कौन होते हैं? शंकराचार्य। वैसे क्रिश्चियनिटी के हेड कौन होते हैं? पोप। तो उस टाइम भी पोप थे। तो पोप क्या करते थे? पोप हर एक यूरोपियन कंट्री को हर एक साल एक कुछ टारगेट देते थे कि आपको इस साल क्या करना है? धर्म फैलाना है। और धर्म फैलाना है तो धर्म फैलाने की जगह वो क्रिश्चियन डोम बोलते थे उस चीज़ को। क्रिश्चियन डोम मतलब एक मशाल होती थी और उस देश को दी जाती थी जिसका काम क्या है? इस साल वो धर्म फैलाएगा। तो ये जो क्रिश्चियन डोम था इस बार पोप ने किसको दी? पोप ने दी पोर्चुगीज को, कि आपको इस साल इंडिया मतलब इस साल पूरे वर्ल्ड में क्या करना है? आपको क्रिश्चियनिटी फैलानी है। ठीक है, तो ठीक है। तो सबसे पहला ये अटेम्प्ट जब हुआ तो सबसे पहला अटेम्प्ट हुआ प्रिंस हेनरी ने क्या करा? प्रिंस हेनरी सबसे पहला एक नाविक था, नेविगेटर थे, वो इंडिया की तरफ आए। और इंडिया की तरफ आए, उनको रास्ता तो पता नहीं था। ठीक है, तो वो रास्ता नहीं पता, तो 30 नवंबर 1496 में वो इंडिया की तरफ आए। ठीक है, तो एक पॉइंट अगर मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो इनसे पहले अटेम्प्ट, अगर पोर्चुगीज से पहले अटेम्प्ट देखा जाए तो एक स्पेनिश बंदे ने भी इंडिया में करा।
वो इंडिया में आया, लेकिन वो इंडिया में पहुंच नहीं पाया। इंडिया की जगह उसका रूट क्या हो गया, उसने रूट बदल लिया, मतलब गलती से रूट बदल लिया, और रूट बदल के उसने एक नई चीज़ खोज कर ली, उसने अमेरिका को खोज करा। ठीक है, गलती से उसने क्या खोज दिया, खोजने किसे आया था, इंडिया को, लेकिन उसने गलती से क्या खोज दिया, इधर ही साइड अमेरिका है। अमेरिका इसमें है नहीं तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो उसने गलती से किस पे खोज दिया, अमेरिका को खोज दिया। अब इस महाशय का नाम क्या था, इस महाशय का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। वो ढूंढने किसे आए थे, इंडिया को, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसको डिस्कवर्ड कर लिया, अमेरिका को। ठीक है, और वो कहाँ के थे क्रिस्टोफर कोलंबस, कहाँ के थे, वो थे स्पेनिश। ठीक है, ठीक है, तो स्पेनिश इसके बाद कभी भी इंडियंस नहीं आएंगे, इंडिया में नहीं आएंगे। ज़्यादातर कहाँ पे आएंगे, वो जितने भी आप देखेंगे स्पेनिश कॉलोनीज ज़्यादातर कहाँ पे है, आज भी देखेंगे तो सदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका पे है। ठीक है, या नॉर्थ अमेरिका कुछ पार्ट्स में। ठीक है, तो अब वास्को डिगामा, ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें ये लिखा है पेंस नेविगेटर आए थे, लेकिन वो डूब गए 1460 में। इसके बाद कोलंबस आए, ये स्पेलिंग गलत लिखे, कोलंबस है ये। ठीक है, कोलंबस रीच अमेरिका ऑन 1492 वाइल डिस्कवरिंग द इंडिया। ठीक है, इसके बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेलियस। अब ट्रीटी ऑफ टॉर्डेलियस क्या थी, आप ये देखेंगे, ये है अटलांटिक ओशन। ये यहाँ पे ना एक इमेजिनरी लाइन बना दी, जैसे ये जो लाइन खींच रहा हूँ ना, अब ये लाइन किसने बनाई, आप ये देखेंगे पोर्चुगल और स्पेन ने एक लाइन बना दी। क्यों बना दी, दोनों फ्रेंडली नेशन थे, उन्होंने बोला कि हम दोनों का काम किया है पूरे वर्ल्ड में कैप्चर करना बिजनेस। तो आप एक काम करो, स्पेन वालों को बोला कि आप इस लाइन के, जो ये अटलांटिक ओशन में एक लाइन खींची है, इस लाइन के आप ईस्ट में जितनी भी जगह है आप उस पर व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, वाइल पोर्चुगीज क्या करेगी, जो इस लाइन के वेस्ट में इतनी जगह है वो करेगी। तो इसलिए इंडिया में पोर्चुगीज आए, ना कि स्पेनिश आए। ठीक है, इसी ट्रीटी, एक ट्रीटी हुई, इसी ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ टॉर्डेलियस बोला जाता है। ठीक है, इसी में लिखा था ट्रीटी ऑफ टॉर्डेलियस, एन इमेजिनरी लाइन इन अटलांटिक ओशन वाज ड्रॉन अंडर द ट्रीटी। ठीक है, पोर्चुगल कुड क्लेम एंड ऑक्यूपाइड एवरीथिंग टू द ईस्ट। ठीक है, पोर्चुगल जो भी ईस्ट में होगा उसको करेगी, और जो भी स्पेन किस में करेंगे, जो भी वेस्ट में होगा। यही चीज़ मैंने आपको बताई। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले जो इंडिया में आए, मैंने बताया था ना, जो आधे रास्ते आए थे, जिसने बताया था कि आधा रास्ते जो कहाँ पे पहुंचे थे, केप ऑफ गुड होप तक, इनका नाम था बार्थेलो दियास। इसी में लिखा है, बार्थेलो दियास वॉज पोर्चुगीज नेविगेटर डिस्कवर्ड हाफ वे। आधा वे उन्होंने ढूंढा था, और आधा वे जब वो वापस गए, उन्होंने किसको बोला, जो उस टाइम का जो वहाँ के मतलब बिजनेसमैन थे, उनको ऑफर दिया कि मैं आपको आधा रास्ता इंडिया का दिखा सकता हूँ। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा उनके कहने से आधे रास्ते तक पहुंच गए थे। ठीक है, और आगे का आधा रास्ता अब्दुल माजिद ने दिखा दिया। द अराइवल ऑफ 3 शिप्स अंडर वास्को डी गामा लेड बाय गुजराती ट्रेडर नेम्ड अब्दुल माजिद। ठीक है, अब्दुल माजिद ने लीड करा। ठीक है, उनको रास्ता दिखाया, और ये कहाँ पे पहुंचे, कैलीकट पे। और कैलीकट पे कब पहुंचे, मई 1498। एट दैट टाइम कैलीकट वॉज रूल्ड बाय एक हिंदू किंग थे, क्या नाम था उनका, जमोरिन। ठीक है, वास्को डी गामा स्टेड 3 मंथ, 3 महीने ही रह पाए। 3 महीने क्यों रह पाए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अरब्स थे, और अरब से क्या होगी, इनकी लड़ाई होगी, और अरब्स ने इनको भगा दिया, और भगा भी दिया, और इनको जमोरिन ने हेल्प नहीं करी। हेल्प क्यों नहीं करी, क्योंकि ये जमोरिन के कोई गिफ्ट नहीं लाए थे। ठीक है, रिटर्न टू पोर्चुगल विद यूज प्रॉफिट नहीं होगा, यूज प्रॉफिट लिखा हुआ है यहाँ पे, यूज प्रॉफिट, बहुत ही हैवी प्रॉफिट, कितने, 60 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट के साथ। ठीक है, ओके। अब जब जो सेकंड लोग यहाँ पे इंडिया में पहुंचे पोर्चुगल से, वो थे पेड्रो अल्वारेज। ठीक है, स्पेलिंग गलत है इसमें, स्पेलिंग अल्वारेज, अल्वारेज है। अब क्या हुआ, जब ये पेड्रो अल्वारेज इंडिया में पहुंचे, तो वास्को डी गामा ने इनको वार्न किया था, जब भी आप इंडिया में जाएंगे, कि इंडिया का मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट है इंडिया में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहां पे ऑलरेडी कौन लोग हैं, अरब्स हैं, और अरब्स क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, हमसे फाइट करते हैं। तो फाइट के लिए अब आप जाएंगे तो प्रिपेयर होकर जाना, अपनी आर्मी लेके जाना। तो ये भी प्रिपेयर होकर गए, पेड्रो अल्वारेज, अल्वारेज गैब्रियल पूरा नाम था, पेड्रो अल्वारेज गैब्रियल। ठीक है, जब ये इंडिया में आए तो अपनी आर्मी लेके आए, क्या लेके आए, आर्मी लेके आए। अब जब ये इंडिया में आर्मी लेके आए, तो इनके ऊपर भी अरब्स ने हमला करा, लेकिन इन पे आर्मी थी। ठीक है, और ये नेवी इनकी बहुत ही कुशल थी। आप एक बात याद रखिए, नेवी में इनका बहुत अच्छा कंट्रोल था इंडिया में। ठीक है, किनका, पोर्चुगीज का। इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में था, स्पेन और पोर्चुगल का पूरा, आप सोचो, डंका बसता था। ठीक है, ऐसा होता था। ठीक है, तो अब ये इंडिया में आया, और इन्होंने अरब्स को हरा दिया। और इन्होंने जब पहली फैक्ट्री कैलीकट में खोली, जो अरब्स और लोकल ने मिल के इसमें हमला किया, तो आप देखेंगे, बट लेटर पेड्रो डिफीटेड देम, पेड्रो ने डिफीट करा, इन सक्सीडेड द एडवांटेजेस ट्रीटीज, और एडवांटेजेस ट्रीटीज वहां पे लोकल्स के साथ बना ली गई।
ठीक है। इसके बाद वास्को डी गामा इंडिया में एक और बार आते हैं, कब? 1501 में। क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा इंडिया में कितनी बार टोटल आए, तो टोटल इंडिया में 3 बार आए वो। तो एक बार तो 1498 में आए थे, ठीक है, एक बार 1501 में आए थे, और एक बार लास्ट में शायद 1517 में आए थे। ये वाला मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 1517 में, लेकिन 3 बार तो इंडिया में आए थे, ठीक है। तो ये वास्को डी गामा आते हैं, केम टू इंडिया एंड सेटअप देयर ट्रेडिंग फैक्ट्री एट कन्नौर। कन्नौर में अपने ट्रेडिंग फैक्ट्री चलाते हैं वो। इसके साथ अब क्या होगा, रेगुलर अब पोर्चुगल से इंडिया में गवर्नर आएंगे। पोर्चुगल जब यहाँ पे ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है तो अपने गवर्नर भेजेगा। तो पहले गवर्नर कौन थे जो पोर्चुगल से आते हैं, जिनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इनसे, ठीक है। तो जब ये आए तो 1505 में इंडिया में पहुंचे। द किंग ऑफ पोर्चुगल, इनको अपॉइंट करा गया। क्या अपॉइंट करा किंग ऑफ पोर्चुगल ने? इनको गवर्नर अपॉइंट करा गया, ठीक है। और इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। अब देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, आप ये देखिए इंडिया का कोस्ट है ये इधर वाला एरिया। अब देखेंगे तो अरब सागर है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे अपने शिप्स की फ्लीट लगा दी। फ्लीट बोले तो शिप्स की कतारें लगा दी, कि ताकि और कोई यूरोपियंस आए अगर इंडिया में तो सबसे पहले इनसे सामना करना पड़े, ठीक है, इनसे सामना करना पड़े, ठीक है। तो एक तरीके से इन्होंने यहाँ पे अपनी सुपरमेसी दिखा दी, या अधिकार दिखा दिया, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। किस पे? इंडियन ओशन पे। और इंडियन ओशन पे अधिकार दिखाने का मतलब ही इन्होंने, इसको बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोला जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। और ये क्वेश्चन भी आता है, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाए थे? तो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाए थे? ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे, किधर है, हाँ, ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ये थे इंडिया के, ठीक है। इसके साथ अगर हम सेकंड गवर्नर देखें तो अल्फोंसो डी अल्बक्यू आए थे। इनके नाम बड़े अलग अलग से, ठीक है। और मेनली ये कहाँ पे आए थे इंडिया के? गुजरात बोल रहा हूँ, सॉरी, गोवा वाले पार्ट पे आए थे, ठीक है। ही कैप्चर्ड गोवा। इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया कब? 1510 में। गोवा पहले बीजापुर का एम्पायर था, उसके अंडर में आता था। अब इन पे तो पावर भी आ गई, किन पे? पोर्चुगीज पे। अपनी आर्मी भी आ गई, और इन्होंने यहाँ के लोकल लीडर्स को हराना भी स्टार्ट कर दिया, तो इन पे कॉन्फिडेंस भी आएगा। ही वॉज फर्स्ट यूरोपियन, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने बैन सती करा था, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के कुछ स्पेसिफिक पार्ट में, ठीक है, ठीक है। इंडिया के स्पेसिफिक पार्ट में किसको सती करा था बेटा? किसको बैन किया था? सती सिस्टम को। लोग यहाँ पे जर्नली जो आगे भी पढ़ते हैं, लोग यहाँ पे अगर फर्स्ट यूरोपियन आता है तो लोग ज़्यादातर क्वेश्चन में यहाँ पे विलियम बेंटिक को सोचते हैं। विलियम बेंटिक एक कौन थे? एक मिनट, विलियम बेंटिक को सोचते हैं। विलियम बेंटिक कौन थे? विलियम बेंटिक एक, हाँ, ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन नहीं, अगर हम इन्होंने सबसे पहले एक बिल पास किया था, ठीक है, पूरे इंडिया में सती को बैन करने के लिए। लेकिन पहला अप्रोच किसने करा? पहले यूरोपियन कौन थे? तो यूरोपियन अल्फोंसो डी अल्बक्यू थे। इसके साथ इन्होंने यहाँ पे ना मैरिज इंडियन इनको प्रमोट करा, किनको? पोर्चुगीज़ को बोला कि आप एक काम करिए, पोर्चुगीज़ के जो सेलर्स वगैरह थे, कि आप इंडियन वुमेन से शादी करिए, और इंडियन वुमेन से शादी करेंगे तो उनके बच्चे भी अब क्या होंगे? पोर्चुगीज़ होंगे, तो कन्वर्जन होगा। तो अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए इन्होंने इंडियन वुमेन को एज ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करा, है ना, यही बोल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने सती को भी बैन करा, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर हम देखें, देखो पोर्चुगीज इंडिया में क्यों नहीं टिक पाए, एक इसके पीछे का रीज़न देखें, ठीक है। क्योंकि ये बड़े ना हार्श थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट लोग थे। ये क्या करते थे, अगर इन्हें क्रिश्चियनिटी फैलानी है अपनी, तो क्रिश्चियनिटी ना ऐसे नहीं फैलाते थे, ठीक है। स्टार्टिंग में तो जब तक इन पे पावर नहीं थी इंडिया में, जब तक तो ये बड़े अच्छे बने रहते थे। लेकिन जब इन पे पावर आ गई, जब ये यहाँ पे आर्मी ले आए, ठीक है, आर्मी के साथ यहाँ पे वॉर जीतने लगे, तो इन्होंने क्या करा? फोर्स कन्वर्जन करना स्टार्ट करा, फोर्स्ड कन्वर्जन, ठीक है। और बेसिकली सबसे पहले तो ये इस्लाम, जो मुस्लिम लोग थे उनको कन्वर्ट करवाते थे, ठीक है। अगर ये कन्वर्ट हो गए मुस्लिम तो ठीक है, अगर कन्वर्ट नहीं हो तो उनको एग्जीक्यूट या मार दिया जाता था। फिर बाद में ये किस पे आ गए? ये हिंदूज पे भी आ गए ये, और हिंदूज को भी पोर्चुगीज बनाने में ये ज़्यादा फोर्स किया करते थे, ठीक है। और सेम अगर हिंदूज भी कन्वर्ट नहीं करते तो उनको भी मार देंगे। तो ये बड़े हार्श लोग थे, तभी लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। पोर्चुगीज कभी इंडिया में आगे ज़्यादा टिक नहीं पाए, ठीक है। तो ठीक है, अब आप देखिए, जैसे अल्फोंसो के बारे में मैंने बता दिया। अब आप देखिए, एक लास्ट में आता है नीनो दा कुआ। इनका नाम भी बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन ये एक पोर्चुगीज नेम है, तो आपको इसको बेयर करना पड़ेगा, आगे जाके आपको ऐसे ही नाम सुनने को मिलेंगे, ठीक है।
इन्होंने सबसे मेन काम क्या किया था, जो गोवा पहले हमने 1510 में कैप्चर कर लिया था, इन्होंने उसको कैपिटल बना लिया। ठीक है, इसको क्या बना दिया, कैपिटल बना दिया। और पहले कैपिटल इनका कोची होता था, कोची से गोवा पे इनमें शिफ्ट कर दिया। ये इनका इंपॉर्टेंट काम है, ऐसा कुछ इन्होंने कुछ करा नहीं था। ठीक है, इसके बाद की फैक्ट्स देखे हमने पोर्चुगल में क्या क्या चेंज करा। तो पोर्चुगल जब इंडिया में आए ना, तो अब कोई भी देखे, आज के टाइम में अगर हम कहीं जाते हैं तो हम जाते हैं 2 महीने के लिए, है ना, 2-4 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए ऐसे ही जाते हैं, है ना, दूसरी कंट्रीज में। लेकिन उस टाइम जब आ रहे हैं तो उस टाइम वो पूरे के पूरे अपने जितनी सिविलाइजेशन थी एक तरीके से वो लेके आते थे। ठीक है, अपने साथ क्या क्या चीज़ें लाते थे, जो उनका खान पान होता था वो लाते थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लाते थे। ठीक है, अब सपोज करिए जैसे अंग्रेज थे या ब्रिटिशर्स थे, तो वो अपने साथ क्या लाते थे, कॉफ़ी इंडिया में लाए। ठीक है, वही लाए। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी अपने साथ लोग लाए। ठीक है, तो सबसे पहले पोर्चुगीज़ क्या लाए, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट करा टोबैको। इंडिया में टोबैको, तो स्पेलिंग को थोड़ा माइंड करना, थोड़ा स्पेलिंग सबकी गलत है। टोबैको, ठीक है, टोबैको ये इंडिया में लाए। उसके बाद ये पाइनएप्पल लाए इंडिया में, टमाटोज भी यही लाए, पोटैटोज भी लाए, और पपाया भी यही इंडिया में लाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके टाइम में हुआ। अगर इनके टाइम में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत हुई, सबसे पहले ये प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लाए थे। क्या लाए थे, प्रिंटिंग प्रेस। और सबसे पहली बुक इन्होंने बाइबल प्रिंट करी। ठीक है, ये क्रिश्चियंस थे, और तुम्हें पता है कैसे, बहुत ही कट्टर क्रिश्चियन, बहुत ही कट्टर। कट्टर को इंग्लिश में बोला जाता है बायगॉट। ठीक है, ये वर्ड भी याद रखिए। ठीक है, एसएससी वालों को याद ही होगा ये वाला। ठीक है, बायगॉट। ठीक है, बहुत ही कट्टर थे, और इन्होंने पहली बुक कौन सी, बाइबल को प्रिंट करा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर हम देखें इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो सबसे पहला ऊंचा इनका जो रैंक होता था वो होता था वायसराय। फिर वायसराय के सेक्रेटरी होता था, और ये होता था वेडा दे फजांडा। वेडा दे फजांडा, वेडा दे फजांडा कुछ नहीं होता था, इनका मार्केटिंग इंस्पेक्टर होता था ये। ठीक है, जो मार्केटिंग के काम करते थे उनका इंस्पेक्टर होता था, उसकी पोस्ट का नाम है ये। ठीक है, और कैप्टन, और लास्ट में सबसे छोटे कौन होते थे, फैक्टर्स। फैक्टर्स इज लाइक सोल्जर्स, जैसे इंडिया में सोल्जर्स होते हैं ना, आज के टाइम में हम सोल्जर्स बोलते हैं, वैसी फैक्टर्स। और इन्हीं की रहने की जगहों को फैक्ट्री बोला जाता है। अब बार बार आप हमसे अभी आगे भी पूछेंगे, आगे भी बहुत बार सुनेंगे कि इंडिया में आके इन्होंने फैक्ट्री खोल ली, पोर्चुगीज़ ने। ठीक है, या फिर इंग्लैंड वालों ने। तो ये फैक्ट्री कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं थी। आज के टाइम में अगर मैं आपको बोल दूं कि फैक्ट्री खोली गई है, तो आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे कि वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बन रही होगी, है ना, चाहे वो फैक्ट्रीज बॉटल की हो, चाहे किसी भी चीज़ की, पेन की फैक्ट्री, किसी भी चीज़ की फैक्ट्री हो सकती है। लेकिन उस टाइम की फैक्ट्री का मतलब ये नहीं था। उस टाइम की फैक्ट्री का मतलब क्या था, रहने की जगह। किन की रहने की जगह, फैक्टर्स की रहने की जगह। फैक्टर्स से फैक्ट्री बना है। ठीक है, तो इनकी सिविलाइजेशन यहाँ पे होती थी पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये पूरी सिविलाइजेशन अपने साथ लाते थे। ठीक है, अपने साथ क्रॉप्स लाते थे, रहने की जगह है। तो आप अभी भी देखेंगे, जैसे कि चर्चेस भी देखेंगे, तो बेसिकली अगर पोर्चुगल कहाँ पे आए थे, पोर्चुगल आए थे गोवा की साइड में, तो गोवा की साइड के चर्चेस बहुत अलग है। ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे पौंडीचेरी के चर्चेस बहुत अलग है, क्योंकि वहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस था ज़्यादा, वहाँ पे था फ्रेंच का। सबके चर्चेस भी अलग होते हैं, जैसे हमारे टेम्पल्स, अगर हिंदुओं के टेम्पल भी देखा जाए तो अलग अलग होते हैं ना, नॉर्थ के अलग टेम्पल है, साउथ के अलग है, तो इनके चर्चेस भी अलग होते थे। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद अगर इनकी रिलीजियस पॉलिसी देखें, एज आई डिस्कस, मैंने आपको अभी बताया था, इनकी बहुत ही क्रूअल पॉलिसी होती थी। और ये क्या करते थे, मुस्लिम को कन्वर्ट कर देते थे। अगर कन्वर्जन इन्होंने अलाउ करा मुस्लिम तो ठीक है, वरना इनको एग्जीक्यूट मार देते थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, आप ये देखिए, अगर इनका टर्म देखा जाए तो ये 1500 के अप्रॉक्स इंडिया में आए, है ना, 1498 में आए थे ना। तो इस टाइम इंडिया में अगर सेंटर में देखा जाए, इंडिया की जो सबसे बिगेस्ट पावर थी कौन थी, मुगल्स। और मुगल कैसी पावर थी, आप सभी को पता है कैसी पावर थी। मुगल थे बेटा इस्लाम, है ना, इस्लाम को फॉलो करते थे मुगल्स। तो अब इस्लाम को जैसे ये फॉलो करते थे, तो आपको क्या लगता है कि मुगल्स इन्हें अच्छा मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। तो अब लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, आप थोड़ा सा ट्विस्ट है, अकबर ने क्या करा, अकबर ने एक धर्म बनाया। ठीक है, अकबर के धर्म का नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 1582 में इसने एक धर्म बनाया जिसका नाम था दीन इलाही, दीन इलाही। अब ये धर्म कैसा था, ठीक है, अकबर आपको पता है न्यूट्रल राजा था। तो अकबर ने इस धर्म में सबकी अच्छाइयाँ रखी, सब धर्मों की, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैन्स हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो। तो जैसे वो क्रिश्चियंस की भी अच्छाइयाँ रखता था, तो वो क्या करता था बेटा, वो एक मीटिंग रखता था, और इस मीटिंग में जो जितने भी हेड होते थे, रिलीजियस हेड सारे धर्मों के, उनको बुलाता था। तो जब एक ऐसी मीटिंग इसने रखी आगरा में, और आगरा में इन्होंने एक पोर्चुगीज प्रीस्ट जो होते हैं उनको बुलाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीस्ट कौन आए, एक था रुडोल्फ एंड एंटोनियो। ठीक है, ये अकबर के कोर्ट आगरा में पहुंचे। अब रुडोल्फ और एंटोनियो इतने तेज थे, इन्होंने बहुत कोशिश करी अकबर को कन्वर्ट करने की।
कि अकबर भी किस में कन्वर्ट हो जाए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन क्या अकबर के आगे द ग्रेट तो ऐसे ही नहीं लगा, सारी चीज़ समझता था। अकबर अनपढ़ होने के कारण भी, लेकिन सारी चीज़ समझता था। अकबर कन्वर्जन नहीं हुआ, क्यों? ये चाहते थे अगर अकबर कन्वर्ट हो जाएगा, अगर राजा ही क्रिश्चियन बन जाएगा तो उसकी प्रजा पूरी की पूरी क्रिश्चियन बन जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो ये नामुमकिन है अपने टास्क में इन्होंने। ठीक है, इसके बाद एक और मीटिंग हुई अकबर की दोबारा से, जेरेमी एंड इमैनुअल की, और ये मीटिंग हुई थी लाहौर में। ठीक है, लाहौर में लिखा हुआ है इसमें, लाहौर में। ठीक है, अकबर को दोबारा से इन्होंने फोर्स करा, अकबर दोबारा कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन अकबर ने इनको जगह दे दी लाहौर में कि आप यहाँ पे अपना क्या बना सकते हो, चर्च बना सकते हो। तो लाहौर का पहला चर्च इन्हीं के टाइम में बना था, किनके? फादर जेरेमी और इमैनुअल के टाइम में। ठीक है, ओके, चलिए। अब अगर हम डिक्लिनेशन देखें, इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, तो भाई इनकी पॉलिसीज इतनी घटिया थी इंडिया में कि इनका डिक्लाइन होना तो लाजमी था। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स कन्वर्जन करते थे। किसी भी चीज़ को आप फोर्स कन्वर्जन करोगे तो काफ़ी टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ, पोर्चुगल्स कैप्चर। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या करी पोर्चुगल्स ने, देखिए एक इवेंट हुआ। ठीक है, मुमताज महल आपको पता है किसकी बिलफ्ड थी? ठीक है, शाहजहाँ की बिलफ्ड थी, शाहजहाँ की। ठीक है, और शाहजहाँ ने इनके लिए क्या बनाया था? ताजमहल। जब ताजमहल जैसी चीज़ बनाएगी तो कितना प्यार करते होंगे, है ना? तो मुमताज महल से इतना प्यार करते भी थे। और मुमताज महल की जो फेवरेट एक नौकरानी होती है, दासी। ठीक है, दासी, उसको पोर्चुगीज कैप्चर कर लेता है और कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। और ये बात मुमताज महल को पता चलती है, और मुमताज महल किसको बताती थी? शाहजहाँ को। और शाहजहाँ बहुत ज़्यादा इससे नाखुश होते हैं, और शाहजहाँ अपने आर्मी लेके जाते हैं, और आर्मी लेके जाते हैं, और बहुत सारी फैक्ट्रीज जो उनकी होती है पोर्चुगीज़ की, सारी की फैक्ट्रीज को क्या कर देते हैं? बैन कर देते हैं। तो एक ये भी इसका एक उस टाइम इवेंट हुआ था, तो मैंने डिस्कस कर दिया। दूसरा इवेंट तो वही था, इसका फोर्स कन्वर्जन का बहुत ज़्यादा था। ठीक है, ओके, चलिए। अब एक चीज़ और है, आप देखेंगे 1611 में बॉम्बे एक जगह थी जो आज के टाइम में बहुत फेमस है। उस टाइम छोटा सा सैलसेट, सैलसेट बहुत यूज़ करा जाएगा ये आगे वर्ड, सैलसेट। ठीक है, सैलसेट आइलैंड में बॉम्बे बसा हुआ है। ठीक है, सैलसेट आइलैंड में बॉम्बे बसा हुआ है। तो बॉम्बे को पोर्चुगीज़ की एक क्वीन होती है, ठीक है, जिनका नाम था प्रिंसेस कैथरीन। प्रिंसेस कैथरीन और प्रिंस चार्ल्स की शादी होती है। ठीक है, ये ब्रिटिश के होते हैं, ब्रिटिशर्स मतलब इंग्लैंड के होते हैं, इन दोनों की शादी होती है। और बॉम्बे को एज अ डाउरी, डाउरी, डाउरी का मतलब क्या है? दहेज। दहेज इंडिया में नहीं होता बेटा, इनमें भी होता था। ठीक है, और ये दहेज की तरह बॉम्बे को दे देते हैं। और आगे प्रिंस चार्ल्स, देखिए आगे जाके आप पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रेंट में देते थे? $10 पर ईयर। इतने से रेंट में किसको दे देते हैं वो? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे। तो तभी आप देखेंगे कि बॉम्बे की एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनी थी, है ना? ठीक है, तो ये छोटा सा एक पॉइंट था, इसे डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगी। अब रेगुलर क्लासेस में आती रहेगी। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा इसमें। एक शुभम सर है, वो आपको मतलब मैथ्स और रीजनिंग के आपके डाउट्स लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, ऐसी शुभांगी मैम है, वो आपको उत्तराखंड पढ़ाएंगी, और जीएस भी वही पढ़ाएंगी कुछ कुछ पार्ट्स। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। ठीक है, टेक केयर, बाय।